Hello, students. Now we will continue our discussion for the chapter Functions and ITF. As I have already given you some questions as a homework in last lecture, and first of all, we will deal with that questions, and after that, we will start further subtopic of the same chapter. So, the first question which we have to solve is question number 13. And what question number 13 tells? First of all, let me read the question for you. Question number 13 is y is equals to x plus 2. This is a kind of relation which is given and which is defined for whole number to natural number. W stands for whole number and this n stands for natural number. So we have a relation given which is y equals to x plus 2 defined from whole number to natural number. First, we have to draw its mapping diagram and identify its domain, codomain and range. So अब क्या करेंगे ना हम लोग सबसे पहले मैपिंग डायग्राम बनाने के लिए व्हाट वी हैव to do is we will draw two circles like that, and this is called domain which belongs to whole number, and this is called codomain which belongs to natural number. And this domain to codomain is related by a function or a relation y is equals to x plus 2. अभी अपने को पता है ना कि डोमेन का हर एक पॉइंट हम लोग इंक्लूड करते हैं, अगर वो फंक्शन है तो सारा का सारा पॉइंट इंक्लूड करते हैं। तो डोमेन के अंदर तो सारा का सारा होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। अच्छा, कोडोमेन के अंदर क्या क्या है? कोडोमेन के अंदर नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। कोडोमेन के अंदर नेचुरल नंबर है, लेकिन मैं कोडोमेन के हर एक पॉइंट को ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। वो तो डिपेंड करेगा कि डोमेन क्या है और डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन क्या है। तो मैंने कहा कि डोमेन का हर एक पॉइंट ऑक्यूपाइड होता है, मतलब जीरो का भी कोई ना कोई इमेज तो होगा ना इसके अंदर, वन का भी कोई ना कोई इमेज होगा इसके अंदर, टू का भी कोई ना कोई इमेज होगा। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है, ये फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है। तो आपने x की जगह अगर जीरो यहाँ पुट किया तो 0 + 2 कितना हो गया? 2। मीन जीरो का इमेज क्या हो गया? 2। वन अगर आपने पुट किया तो वन का इमेज क्या हो गया? 3। टू पुट किया तो टू का इमेज 4। थ्री पुट किया तो थ्री का 5, फोर का 6। ये सारे इमेजेस हो गए। मतलब आपने देखा कि ऐसे अब इंफिनिटी तक है, आपको तो पता है नहीं कि लास्ट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स का इमेज तो होता जाएगा, लेकिन वन किसी का भी इमेज नहीं होगा। तो फर्क भी नहीं पड़ता है, अगर कोडोमेन का कोई भी पॉइंट छूट जाए तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अपना डोमेन का सारा पॉइंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए फंक्शन के लिए, और एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वाई होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन वाई, ये जो हो जाएगा वो पूरा का पूरा होल नंबर हो जाएगा। अच्छा, और कोडोमेन पूछूं तो कोडोमेन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, कोडोमेन हमें क्वेश्चन देता है, और नहीं देता है तो पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। हाँ, रेंज मैं निकालता हूँ, ये बात हमारी हो चुकी है। रेंज कौन निकालता है? हम निकालते हैं, क्योंकि रेंज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है? डोमेन चाहिए होता है, और डोमेन यहाँ पर तो है ना। तो रेंज क्या हो गया? देखो, रेंज हो गया सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू। ऑब्टेन्ड वैल्यू क्या क्या है? 2 3 4 5 6 डॉट 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 करली ब्रैकेट के अंदर। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर में से मैं सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट को हटा लूंगा? वन को हटा लूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ये क्लियर है ना। तो याद रखना, डोमेन या तो क्वेश्चन देगा या मैं निकाल लूंगा, को डोमेन तो क्वेश्चन ही देगा, नहीं देगा तो रियल नंबर ले लेंगे। रेंज हमेशा ऑब्टेन्ड वैल्यू होता है, किसके रिगार्डिंग, किसके अगेंस्ट ऑब्टेन्ड वैल्यू? डोमेन के अगेंस्ट, क्योंकि बिना डोमेन का रेंज अपन कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये काइंड ऑफ रिलेशन है, और ये रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइन है? I स्टैंड्स फॉर इंटीजर और n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। मींस आपको एक रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक? इंटीजर से नेचुरल नंबर तक। पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? इसका मैपिंग डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो। जैसे इसका मैं मैपिंग डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो कैसे बनेगा इसका मैपिंग डायग्राम, आप देखो।
मैंने कहा कि ये मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास कोडोमेन है, ठीक है ना। अच्छा, रिलेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मीन्स आपके पास ये मशीन है और इस मशीन के अंदर जो भी x आप डालोगे उस x को वो स्क्वायर करके दे देगा। अच्छा, इंटीजर है मीन्स -1 -2 -3 और ऊपर चलता जाएगा, ऐसे ही नीचे क्या होगा 1 2 3 और नीचे चलता जाएगा, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक था, इंटीजर से नेचुरल नंबर मीन्स कोडोमेन के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो, ठीक है ना। आप क्या करोगे, ये हो गया आपके पास डोमेन और ये हो गया अपने पास क्या कोडोमेन, है ना। हमने देखा था ना कि कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज, ये हम बात कर चुके हैं। अगर आप इसकी मैपिंग देखना चाहो तो मैपिंग इसके लिए आप करोगे तो आप देखोगे कि वन का मैपिंग क्या होगा, देखो ना इसके अंदर इनपुट डालोगे 1 तो 1 स्क्वायर इज 1, -1 का मैपिंग क्या होगा, हाँ ठीक है चलेगा, 2x के लिए एक y चल सकता है, 1x के लिए 2y नहीं चलेगा। लेकिन जीरो के लिए अगर आप देखोगे तो जीरो अगर इसके अंदर डालोगे तो जीरो स्क्वायर इज जीरो और जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग तो इधर कोई आउटपुट ही नहीं है, मीन्स हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आउटपुट हो जाएगा लेकिन जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी इमेज नहीं हो पाएगा। और आपको पता है ना कि कोई भी एलिमेंट अगर डोमेन का अगर वैकेंट रह जाए या एम्प्टी रह जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है। हमने पढ़ा है फंक्शन के लिए दो कंडीशन, पहला कंडीशन डोमेन का कोई एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए और एक डोमेन के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही इमेज होना चाहिए, मींस एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा वाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये दिया है मींस कि डोमेन यही लेके चल रहा है, नहीं दिया होता तो हम निकालते, जो कि अपन काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हमने डोमेन निकाला है, नहीं दिया होता था इसीलिए निकाला है डिफाइन करके। इसने बोला है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फाइंड द इमेज ऑफ 3, 3 का क्या निकालना है अपने को, इमेज निकालना है, 3 का अपने को इमेज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ट्राई कर लेता हूं। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन की खास बात क्या है, किसके थ्रू ये मैप हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये इसके थ्रू मैप हुआ है ना। अभी इसके अंदर मैंने कहा कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, मीन्स की डोमेन के अंदर पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और कोडोमेन के अंदर भी तो पॉइंट यही का यही आ जाएगा, है ना। कोडोमेन के अंदर यही पॉइंट आ जाएगा। अभी उसके बाद मैंने कहा कि मैपिंग है x प्लस 3 का, है ना, x प्लस 3 का। तो अगर मैंने कहा कि अगर x प्लस 3 का मैपिंग है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगा, 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 4, है ना। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7। तो ये इंफिनिटी तक है तो ऐसे ही चलता जाएगा, मीन्स क्या क्या खाली रह जाएगा 1 2 एंड 3, ये तीनों का तीनों क्या रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो कोई बात नहीं है, कोडोमेन के अंदर चीजें वैकेंट हो ही सकती हैं। अच्छा, इसका मैं आपसे पूछूं कि डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या हो जाएगा सर, डोमेन तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन तो आपने दे रखा है। कोडोमेन, कोडोमेन भी तो आपने नेचुरल नंबर दे रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे रेंज पूछूंगा तो रेंज में आप क्या कहोगे, सर नेचुरल नंबर में से 3 पॉइंट आप हटा दो, कौन कौन, 1 2 3। याद रखो 1 2 3 डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रीट सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कंटिन्यूअस सेट को इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको सेट्स एंड रिलेशन में प्रॉब्लम है तो आप मेरा सेट्स एंड रिलेशन वाला वीडियो देख सकते हो, वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द इमेज ऑफ 3। तो देखो 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज कितना है 6, तो 3 का इमेज कितना हो गया, इमेज ऑफ 3 कितना हो गया 6 हो गया, है ना। इमेज ऑफ 3 6 एंड प्री इमेज ऑफ 9, देखो ना यहाँ पर प्री इमेज ऑफ 9 मीन्स कि 9 का प्री इमेज, देखो 3 का ये इमेज है, इसको कहते हैं प्री इमेज और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमेज। ये हो गया इमेज और ये प्री इमेज, ये अपन ने पिछले क्लासेस में देख रखा है। तो 3 का इमेज क्या हो गया यहाँ पे 9, 6 हो गया। 9 का प्री इमेज, तो सोचो ना 9 कब मिला होगा, जब 6 को आपने कॉरेस्पॉन्ड किया होगा तभी तो 9 मिला होगा। तो 9 का प्री इमेज कितना हो गया यहाँ पे 6, तो प्री इमेज ऑफ 9 इज 6, ठीक है ना। तो इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया, इमेज किधर होता है कोडोमेन साइड या रेंज कह सकते हैं उसको, और प्री इमेज किधर होता है डोमेन साइड। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
इन अ फंक्शनल मैपिंग, क्वेश्चन है, इन अ फंक्शनल मैपिंग, यहाँ कर लूंगा क्वेश्चन नंबर 16 में, इन अ फंक्शनल मैपिंग हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम इमेजेस एंड प्री इमेजेस कैन एन एलिमेंट है। एक फंक्शनल मैपिंग के अंदर हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम इमेजेस एंड प्री इमेजेस कैन एलिमेंट है। तो एक फंक्शनल मैपिंग है, मान लो ये हो गया x और ये हो गया y। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है फ्रॉम x टू y, मीन्स ये रिलेटेड है किससे, फंक्शन f से, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। और यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो। अभी बोला एक फंक्शनल मैपिंग में हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम इमेजेस एंड प्री इमेजेस कैन एन एलिमेंट है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो इमेजेस की बात करूंगा। इमेज में मैं मिनिमम बात करूंगा और मैक्सिमम बात करूंगा। सोचो एक एलिमेंट के मिनिमम कितने इमेज होंगे। ऑब्वियस सी चीज है, कम से कम एक इमेज तो होना ही चाहिए ना सर। अगर एक इमेज नहीं होगा, अगर मान लो किसी से अगर मैप ही नहीं करोगे तब तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर मैप नहीं करोगे तो ये तो वैकेंट रह जाएगा, और वैकेंट तो रहना नहीं चाहिए फंक्शन के केस में। तो मिनिमम एक हो गया। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम भी तो एक ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट को अगर आपने दो से मैप कर दिया तो फंक्शन का जो सेकेंड कंडीशन है उसको वायलेट कर देगा। तो सेकेंड कंडीशन को बचाने के लिए मैक्सिमम भी कितना हो जाएगा? एक ही होगा। अच्छा मैं बात करूंगा प्री इमेज की। अच्छा प्री इमेज किसका होता है? ये इधर वाले पार्ट का। तो मैंने कहा कि ये अगर 4 एलिमेंट है तो इसका मिनिमम प्री इमेज कितना हो सकता है? मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। तो मिनिमम 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, ऐसा हो सकता है ना कि ये सारा का सारा एलिमेंट इन सब से मिल जाए और ये 4 वैकेंट रह जाए, तो इस 4 का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट वैकेंट रहे तो उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मिनिमम 0 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम की अगर आप बात करोगे ना तो आपने यहां तक देख लिया होगा, मेरे हिसाब से यहां तक आप नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि इसी डायग्राम के अंदर मैं एडिट करूंगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम ये हो सकता है ना कि, अच्छा ये मैं पहले पहले वाला डायग्राम हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। मान लो कि एक एलिमेंट 4 लिया, तो ऐसा हो सकता है ना, अच्छा इसको ऐसे कर, ऐसा हो सकता है ना कि सारा का सारा एलिमेंट 4 पर ही चला जाए। मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि एक y के लिए एक x होना चाहिए, मैंने ये बोला था एक x के लिए एक से ज्यादा y नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे x के लिए तो एक y हो ही सकता है ना। तो एक एलिमेंट के मैक्सिमम कितने प्री इमेजेस होंगे? जितने आपके डोमेन में एलिमेंट होंगे, डोमेन एलिमेंट्स के बराबर। जितने आपके डोमेन में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एक ही के साथ क्या बन जाए? अपना इमेज बना ले, मींस उस एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? प्री इमेज हो जाए। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? डोमेन एलिमेंट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन चीज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपन करेंगे। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये बेसिक क्वेश्चन है, इनइक्वालिटीज जो आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11 के अंदर, उसका बेसिक क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? आप इसको अंडर रूट वाले क्वांटिटी को क्या कर दोगे? ग्रेटर देन 0 कर दोगे। बस आ गया क्वेश्चन का आंसर यहीं से। प्लस का 40 इंटू एक्स प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या करते थे याद है ना? मैं वीवी का मेथड लगाता हूँ। एक्स के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा? फैक्टराइज कर लेते थे, याद होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, अच्छा ये देखो इसका d लेस देन 0 है। देखो इसका d लेस देन 0 है, d कितना हो जाएगा? 25 25 माइनस 4 इंटू 30। डी लेस देन 0 है तो ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। कोई चीज पॉजिटिव होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर क्या बच गया ये अपने पास? x प्लस 1। अभी ग्रेटर देन साइन क्या हो जाएगा? लेस देन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने माइनस से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को काट सकते हो, लेकिन काटने से पहले लिख दोगे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना। तो मेरा पूरा का पूरा क्या बना अपने पास? x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पर कर देते हैं प्लॉट।
नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो -2 कितना हो जाएगा 0, 2 एंड 3। साइन कन्वेंशन आपको आता है, प्लस माइनस प्लस। अच्छा 3 के अबाउट क्या हो जाएगा, 3 के अबाउट साइन चेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 3 के ऊपर इवन नंबर है ना, इसीलिए साइन चेंज नहीं करेगा। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा जीरो अपन लेंगे नहीं, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, इसीलिए जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ के चलना होगा। तो अब देखो ना, लेस देन जीरो के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या क्या बोलोगे आंसर, -इन्फिनिटी से -2 क्लोज, यूनियन, यूनियन बताओ तो, ओपन जीरो से क्लोज टू, ठीक है, ओपन जीरो से क्लोज टू, और यूनियन। एक यहाँ पर भी तो आपको जीरो मिलेगा ना 3 पर, तो 3 को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू जीरो लगा हुआ है 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं आया पूरा, आपको ये भी चेक करना होगा कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर x की वैल्यू -1 तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बेसिक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मेरे हिसाब से सब लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, y इक्वल्स टू 2 sin x -1 अंडर रूट के अंदर। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे 2 sin x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन sin x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसके लिए याद है ना, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे sin x का, ये रहा sin x का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ ये रहा। अब क्या करोगे, y इक्वल्स टू हाफ लाइन ड्रॉ करते थे, ये रहा y इक्वल्स टू हाफ लाइन, कहाँ कहाँ हाफ होगा बोलो, π/6 पर होगा और एक 5 π/6 पर होगा। आप चाहते हो कि साइन एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी रहे, तो ये हाफ लाइन था ना y इक्वल्स टू हाफ लाइन, तो हाफ से बड़ी रहे, मतलब ये वाला ग्राफ होना चाहिए। एक इंटरवल का ग्राफ लूंगा मैं 0 से 2π में, तो 0 से 2π में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, π/6 से 5 π/6। लेकिन ये तो हो गया अपने पास 0 से 2π तक अगर पूछता तो, लेकिन मेरे से तो 0 से 2π पूछा नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेना होगा। तो इसमें क्या करूंगा, 2nπ जोड़ दो, 2nπ जोड़ दोगे तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा इंटरवल मिल जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू log x प्लस 1 बेस एक्स स्क्वायर, log x प्लस 1 बेस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बेस एक्स स्क्वायर। कैसे डिफाइन करते थे याद है, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर शुड नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो सर ये तो हमेशा होता है सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, किस पर, 0 को, क्योंकि 0 पर ये 0 हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1 मीन्स x शुड नॉट इक्वल्स टू +-1, ठीक है। तो अगर मैं तीनों का अगर इंटरसेक्शन लूँ तो आपको इंटरसेक्शन मेरे हिसाब से इसका लेने आ जाएगा। तो आप अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ट्राई करके बताओ मुझे कितना आएगा, इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये देखो ये है, ये कह रहा है -1, ये हो रहा है 0 और ये हो रहा है 1। आपसे एक कह रहा है कि मैं -1 या 1 नहीं हूँ, ठीक है, और एक कह रहा है मैं 0 नहीं हूँ, 0 के अलावा पूरा नंबर लाइन हूँ, और एक कह रहा है मैं -1 से क्या हूँ, बड़ा हूँ। मतलब ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, -1 से इंफिनिटी, सिर्फ इसके अंदर से 2 पॉइंट हटा दो, कौन, 0, 1, दो डिस्क्रीट पॉइंट है, इसीलिए आपने ऐसा ब्रैकेट यूज किया है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ रही होगी बात अच्छे से, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट तो नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं।
काफी डिटेल के अंदर इस चैप्टर के ऊपर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो डायरेक्ट बहुत सारे नहीं आते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत डिटेल के अंदर इन सारे चैप्टर्स को अपन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है y इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। इसका अपने को निकालना है, तो इसके लिए क्या कहूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसके लिए क्या कहोगे, वही फैक्टराइज कर लोगे, साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू हो जानी चाहिए वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बताओ। साइन एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपके हिसाब से कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, माइनस ऑफ इंफिनिटी से कहाँ तक, 0 यूनियन हाफ से कहाँ तक होनी चाहिए, इन्फिनिटी। लेकिन आपको तो पता है कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 ही होती है। तो इसीलिए मेरा जो आंसर होगा मैं -1 से कहाँ तक लूंगा, 0 तक, और हाफ से मैं मैक्सिमम तो 1 ही तक ले सकता हूँ, क्योंकि साइन एक्स मैक्सिमम क्या होता है, 1 तक होता है, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। लेकिन मुझे तो वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की, तो मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। एक इंटरवल का ग्राफ बना लेते हैं, 0 से 2 पाई का ग्राफ देख लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर सारी चीजें देख लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले -1 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये 0 लाइन हो गया है ना, y इक्वल्स टू -1 से 0 था ना, तो y इक्वल्स टू -1 लाइन ड्रॉ कर दिया, y इक्वल्स टू 0 लाइन। एक y इक्वल्स टू हाफ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और एक y इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। कहाँ कहाँ होगा, ये होगा π/6 और ये होगा 5 π/। आपसे क्या बोला गया है इसके बारे में एक बार गौर करो। आपसे बोला गया है कि आपकी वैल्यू -1 से 0 होनी चाहिए, मीन्स आपको ये वाला पोर्शन लेना है एक्सक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि सब पे क्लोज लगा हुआ है, और हाफ से 1 होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन लेना है ना। तो आपका यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से π/6 से 5 π/6 क्लोज, ठीक है, यूनियन। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई से कहाँ तक, 2 पाई तक, है ना। ये पाई होगा, ये वाला पॉइंट पाई, और ये पॉइंट 2 पाई। लेकिन ये तो हो गया अपने पास 0 से 2 पाई का सॉल्यूशन। तो मुझे अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2n पाई ऐड कर दूंगा हर एक पॉइंट के अंदर। 2n पाई ऐड करने से फायदा क्या हो जाएगा, यूनियन में 2n पाई ऐड करने से पूरा का पूरा जो इंटरवल आएगा वो सारा का सारा इंटरवल आ जाएगा, और n क्या करेगा, सबको एडजस्ट भी कर लेगा, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्लियर है यहाँ तक, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स माइनस ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट साइन एक्स माइनस का 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तरीका मैंने बताया हुआ है ना, सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया हुआ है कि दोनों का अलग अलग क्या करो, इसका क्या करो, डोमेन निकाल के और इंटरसेक्शन ले लो। एक तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा रूट साइन एक्स को डिफाइन करने के लिए, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0, मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -4 से 4 के बीच में। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 करने के लिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा साइन एक्स ग्रेटर देन 0 करने के लिए ये 0 लाइन है, y इक्वल्स टू, ये कौन सा लाइन है, 0 लाइन है, ठीक है, ये y इक्वल्स टू 0 लाइन। आपको 0 से बड़ा चाहिए, तो एक इंटरवल के अंदर क्या ले लिया मैंने, ये 0 से पाई हो गया। अच्छा, आपको -4 से 4 चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसका ग्राफ ही मैं -4 से 4 के बीच में बना लेता हूँ। ये कितना हो गया, -3 पाई/2, -3 पाई/2 का मतलब कितना हो गया, 1.57 इंटू 3 मीन्स -4 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना -4, और +4 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा +4। तो -4 से 4 के, क्योंकि इंटरसेक्शन तो इसी के साथ लेना है, तो -4 से +4 के बीच का अगर ग्राफ देखो तो इसमें साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, इस रीजन में और इस रीजन के अंदर। तो वो कौन कौन सा रीजन हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा -4 से
पाई, है ना, -4 से -पाई एक हो गया यूनियन, -4 से -पाई यूनियन, और 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। ये इसका डोमेन, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये सीखा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 1+3/x होल पावर 1/x-2। तो ये तो आपको पता है ना कि बेस को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है, बेस को क्या कर देंगे हम लोग, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 1+3/x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होगा, x+3/x ग्रेटर देन 0। एंड इसके बारे में मैंने बोला था, एंड 1/x-2 क्या होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। तो 1/x-2 डिफाइंड कब होगा, जब x बिलोंग्स टू r माइनस का 2, सिर्फ इसके अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ग्रेटर देन 0 अगर मैं कहूँ, -3 और 0, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी, है ना। एंड एंड यहां से तो अपने पास है x बिलोंग्स टू r-2, ठीक है। दोनों का आप इंटरसेक्शन नंबर लाइन पर लोगे तो आप नंबर लाइन पर ले लेना, मैं ये पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। -3 से कितना हो जाएगा, -∞ से -3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यूनियन 0 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 2। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, -∞ से -3 यूनियन 0 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर है? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, y is equals to 2x plus 1 c x minus 3, y equals to 2x plus 1 c x minus 3। इसको कैसे करोगे आप, कैसे करते थे, याद है ना, 2x plus 1 c x minus 3। तो इसको करने का जो तरीका होता था वो क्या होता था कि सबसे पहले 2x plus 1 belongs to natural number and x minus 3 belongs to whole number and 2x plus 1 should be greater than equals to x minus 3। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x should be greater than equals to माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 4। x की वैल्यू -4 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एक तो यहाँ से ये आ गया। अच्छा इसका देखो, यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू होल नंबर -1/2, और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर -1/2, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू होल नंबर प्लस का 3। क्लियर यहाँ तक, होल नंबर प्लस का 3। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन निकालना आसान है, कैसे, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सो एक तो सॉल्यूशन ये आ गया, और एक अपने पास आ गया था कितना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, ठीक है, और ये बचा हुआ है अपने पास। तो अगर इन दोनों का अगर सिंपल आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये पूरा का पूरा सेट कौन आ जाएगा, ये। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपने पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, इसको लिख सकता हूँ मैं नेचुरल नंबर में से अगर मैं 1 और 2 को हटा दूं तो वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब इसको इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, तो खुद सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि n नेचुरल नंबर है, यहाँ से इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर 1 डाला तो 0, फिर 2 डालो, 2 डालो तो हाफ, 3 डालो, 3 डालो तो 1, 4 डालो, 4 डालो तो 3/2, फिर इसको मैं 2/2 लिख लेता हूँ, क्या 2/2, 3/2, फिर
क्या क्या डाल दिया मैंने, हाँ फिर क्या हो जाएगा 4/2, 5/2। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि हमेशा जितने भी बीच के इंटीजर्स थे, इन सारे इंटीजर्स को तो ये ले ही रहा है, 0 को भी ले रहा है, 1 को भी ले रहा है, 2 को भी ले रहा है, 3 को भी लेगा, 4 को भी लेगा, इन सारे के सारे नेचुरल नंबर को तो ले ही रहा है ये। ठीक है, तो अभी अगर मैं इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेने जाऊं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, x की वैल्यू नेचुरल नंबर -1, 2 ही तो रहेगा, है कि नहीं? यही तो रह जाएगा, क्योंकि ये तो इसका ये वाला जो सेट है ये तो सुपर सेट है इसका, है कि नहीं? ये इसका सुपर सेट। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। चलिए, इस तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कैसे करोगे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू -2 से 2, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 से 2। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 26 प्रिंट नहीं हुआ था क्या? कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 था आपके पास log of 1/3 log of 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, और ये कितना है? 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स को क्या करना होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, इसीलिए। तो एक्स स्क्वायर -9 क्या हो जाएगा? लेस देन 0, तो एक्स की वैल्यू -3 से 3 ओपन में। ठीक है, अच्छा इसको अगर सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को, तो कैसे सॉल्व होगा ये देख लो। इसका ना दो केस बनेगा। पहला, वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और वेन एवर एक्स इज लेस देन 0। तो वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उस केस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स इंटू एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही हो जाएगा। और अभी मुझे फाइनल इन दोनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? क्योंकि ये पहला जो केस था उसका जो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक कह रहा मैं 0 या 0 से बड़ा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन? पूरा का पूरा 1 से इन्फिनिटी तो आएगा ही, यूनियन एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट, वेन एवर एक्स इज लेस देन 0, अगर एक्स लेस देन 0 है तो उस केस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। मीन्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अच्छा, ये क्लोज के साथ होगा, ये क्लोज के साथ। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ से कि अगर x लेस देन 0 है, इसका और इसका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से आ जाएगा कहाँ तक? माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? 1 तक आ जाएगा। तो अगर आप, हाँ अगर आपको क्या करना होगा, इस ये वाला पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन भी लेना होगा मुझे, तो अगर इन दोनों का यूनियन अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी यूनियन करली ब्रैकेट 0। तो ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर आया अपना, सिर्फ इस पार्ट का आंसर आया। सेकेंड पार्ट का तो आंसर ये है ना। अभी इनका और इनका इंटरसेक्शन लेना होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लेके देखना तो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो, इंटरसेक्शन लोगे तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके ले लेना। तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ जाएगा बताओ? -1 यूनियन, यूनियन और कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? 1 से 3, और एक इंक्लूडिंग क्या आ जाएगा? करली ब्रैकेट 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर फंडामेंटल और मैथमेटिक्स के अंदर कर रखा है। इनइक्वालिटी का बेसिक क्वेश्चन था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन,
इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया ही है पहले। लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 2 है, फिर लॉग 1/3 है, फिर लॉग x बेस 1/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो वही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस केस के अंदर अंदर वाली जो चीज है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो log 2 log 1/3 log x 1/4 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी मैंने हमेशा बोला है एक साथ एक ही चीज को डील करेंगे, तो इन पूरे के पूरे चीज को ना मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूँ n। क्या दे देता हूँ, n। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, यहां से हो गया log n बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 1 बेस 2। तो यहां से कितना हो गया, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है ना, इसीलिए। अब n क्या है, n को चुपके से अपन लिख लेंगे। n क्या था, n था log 1/3 log ऑफ क्या हो गया यहाँ से, x 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर से मुझे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे के पूरे को m नाम दे देता हूँ। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, log 1/3 m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब 1 को लिख लेता हूँ मैं 1/3 क्योंकि बेस सेम करते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू, अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाए क्योंकि बेस 1 से छोटा है ना, m की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/3। लेकिन याद होगा मैंने हमेशा बोला है कि जब कभी भी जो भी छोटा है उसको हमेशा ग्रेटर देन क्या कर दिया करो, 0 कर दिया करो, अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। ग्रेटर देन 0 कर दोगे अपनी सेफ्टी के लिए, उससे क्या हो जाएगा कि डोमेन डिफाइन हो जाएगा। अब m क्या था, m था अपने पास log ऑफ 1/4 x, दिस शुड लाई बिटवीन, कहां से कहां तक, यहां से, यहां से कहां तक, 1/3 तक। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन इसके अंदर हो गया log x 1/4 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड log x 1/4 शुड बी लेस देन 1/3। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो आसान है, log x बेस 1/4 शुड बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, सोचो, 1/4 एंड ये कितना हो जाएगा, log 1/4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू log, ये कितना हो जाना चाहिए, 1/4 की होल पावर 1/3, और ये 1/4 है ना, तभी तो बेस सेम होगा। बेस 1 से छोटा है इसीलिए x क्या हो जाएगा, लेस देन 1। बेस 1 से छोटा है इसीलिए x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 होल पावर कितना, 1/3। तो इसीलिए मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 होल पावर 1/3 कॉमा 1, 1 पे, ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं पहले। तो ये हमने काफी सारे क्वेश्चंस डोमेन से रिगार्डिंग हमने सॉल्व कर लिए। तो डोमेन यहीं पे खत्म नहीं होता है, डोमेन अभी बहुत लंबा टॉपिक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अभी फिलहाल हम लोग रेंज थोड़ा इनिशिएट कर लेते हैं रेंज के बारे में। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट लेक्चर में आपको ग्राफ के ऊपर लूं और काफी सारे क्वेश्चंस उसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस सॉल्व करें, क्योंकि डायरेक्ट यूज इस चैप्टर का नहीं है, इनडायरेक्ट यूज बहुत है। तो मैं चाहता हूं कि कैलकुलस बहुत अच्छी हो जाए आपकी, इसीलिए ग्राफ, डोमेन, रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये सारी चीज मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊं। तो ये सारी चीजों के ऊपर ही मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा स्टार्टिंग में। बाकी जो इसके और भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं वो उतने काम के नहीं है जितना अपने पास ये ग्राफ, डोमेन और रेंज अपने काम का है। ठीक है, कैलकुलस का बैकबोन होता है ये। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, और यहाँ के बाद आप सारी चीजें यहाँ से समझ जाओगे। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से हम लोग लिखते हैं रेंज। थोड़ा बहुत इसके बारे में देख चुके हैं, लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे रेंज। रेंज के बारे में, रेंज होता क्या है, थोड़ा फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे डेफिनेशन देख चुके हैं, द रेंज ऑफ अ फंक्शन
the range of a function or expression, whatever the range of a function or expression will be the set, will be the set containing, will be the set containing all obtained value, all कौन सी वैल्यू रहेगी बताओ, all obtained values of dependent variable, बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं, all the obtained value of dependent variable। यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो सबसे पहली चीज कि हम जो रेंज निकालते हैं वो रेंज क्या होता है, ऑब्टेन्ड वैल्यू। ऑब्टेन्ड वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि हम निकालते हैं सर डोमेन, और डोमेन की वैल्यू पुट करते जाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वाई की वैल्यूज मिलती जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्टेन्ड वैल्यू। द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग द वैल्यू ऑफ डोमेन इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। वो मशीन के अंदर एक्स पुट किया और वाई मिला, तो वो जो y मिला ना, दैट इज कॉल्ड ऑब्टेन्ड वैल्यू। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रेंज निकालने के लिए रेंज क्वेश्चन नहीं देगा, रेंज क्वेश्चन अगर देगा तब तो पूछेगा ही नहीं, रेंज आपको निकालना पड़ेगा। और रेंज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डोमेन पता होना चाहिए। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्यों लिखा, y भी हो सकता है। देखो अगर y इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x का फंक्शन है तो हाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब रेंज y होगा। z इज इक्वल टू, मान लो f ऑफ t का फंक्शन है तो यहाँ पर रेंज किससे डिफाइन होगा, z से डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो ये तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, बस यहाँ पर ये याद रखना कि डोमेन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। डोमेन की वैल्यू पुट करोगे किसके अंदर, उस मशीन के अंदर, एफ वाले मशीन के अंदर, फंक्शन के मशीन के अंदर, तब जाके आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। ठीक है, तो रेंज का देखो सबसे बेसिक डेफिनेशन, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर रेंज का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि देखो डोमेन निकाल लो और आपको फंक्शन पता है ना, तो डोमेन की हर एक वैल्यू को उसके अंदर पुट करो तो एक y की वैल्यू मिलेगी। डोमेन के हर एक वैल्यू को, जैसे मैंने बोला ना कि आप डोमेन निकाल लो और इस मशीन जो भी डेफिनेशन आपको देगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप क्या करो उसको इसके अंदर पुट करो। पुट करोगे तो कुछ ना कुछ ये आउटपुट देगा ना, और इसी आउटपुट को आप क्या कर लेना, क्लब कर लेना। और जैसे ही इस आउटपुट को क्लब करोगे ना, यही आपको क्या दे देगा, बोलो क्या दे देगा, रेंज दे देगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपको रेंज। लेकिन बार बार क्या है ना कि अगर मेरे पास 4-5 अगर इनपुट हो तब तो रेंज में आसानी से निकाल लूंगा, लेकिन क्वेश्चन 4-5 इनपुट थोड़ी ना देगा, क्वेश्चंस के अंदर तो खूब सारे इनपुट हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर रेंज निकालना बहुत ही लेंदी काम हो जाएगा। तो हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिक तरीका तो क्या है रेंज निकालने का, दिमाग के अंदर क्या रखोगे, रेंज का मतलब होता है डोमेन में आपने जो भी एक्स निकाला है उसको उस डेफिनेशन के अंदर पुट करो, और जो भी आउटपुट मिलेगा दैट विल बी रेंज ऑफ द फंक्शन। और सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि एक एक वैल्यू को पुट कर करके कर करके निकालते थे ना। बचपन में सबसे पहली बार जब ग्राफ पढ़े थे तो हम कैसे ग्राफ बनाते थे, एक्स पुट करते थे, वाई निकालते थे, एक्स पुट करते थे, वाई निकालते थे, एक्स पुट करते थे, वाई निकालते थे, और उसको क्या करते थे, प्लॉट कर दिया करते थे, और उसको प्लॉट करके हम लोग ग्राफ बना लेते थे। तो सेम वही काम करना है यहाँ पे। लेकिन अपन जो भी क्वेश्चन अगर अपने को एक्सप्रेशन, एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे देगा तो हम उसके अंदर तो वो काम कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे रेंज के लिए। मेरे से पूछोगे सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है रेंज निकालने का, तो मैं कहूंगा आपको ग्राफ बेस्ट मेथड होता है। तो ग्राफ के ऊपर कैलकुलस में कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो कुछ चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, उसके बारे में एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं। तो रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के रेंज आपको पता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला आपको पता है ना कि tan x, cot x, ln x या log x y है, जब भी वो डिफाइन होगा, है ना, मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सब ना, इसका डोमेन समझ जाना कि मतलब वही डोमेन मैंने लिया होगा जिस डोमेन में वो डिफाइन होगा। या एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल समझ रहे हो ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल, एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। या ऐसा x रेज टू पावर 1/2n+1 मीन्स ऑड सर्ट्स। ऑड सर्ट्स का मतलब क्या हो गया, वही क्यूब रूट या फिफ्थ रूट, है ना। ये यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर है।
n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन सब में खास बात क्या होगी, विल हैव रेंज इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। इनकी खास बात क्या होगी कि इनका जब जब डोमेन डिफाइन होगा, उन सारे डोमेन के अंदर tan x cot x ln x log x में से कोई भी और पॉलिनोमियल या ऑड सर्ट्स, इन सब का रेंज क्या होगा, आर होगा। और ये आपको पता है, तो डोमेन जो डिफाइन होगा उस डोमेन की बात कर रहे हैं। जो डोमेन को आप छोटा कर दोगे तो उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, अभी इसके कंप्लीट डोमेन की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड, एन इवन डिग्री polynomial, an even degree polynomial can never have range r। ऑब्वियस सी चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, बाई क्वाड्रेटिक ले लो, कभी भी उसका रेंज आर नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो कभी भी उसका रेंज आर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो भी ग्राफ होगा वो ऐसे जाता है, माइनस इन्फिनिटी पर ही प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पर ही प्लस इन्फिनिटी वो वैल्यू लेता है, इसलिए कभी भी उसका रेंज आर नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक। थर्ड, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे साइन एक्स की मैं बात करूं, इसका रेंज बताओ क्या होगा, -1 से 1 इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। मतलब इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है, इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1, है ना। अच्छा, सेक एक्स की बात करूं मैं, बोलो तो सेक एक्स का रेंज क्या होगा, सेक एक्स का रेंज होता है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा कोसेक एक्स की, तो इसका भी रेंज क्या होगा, सेम -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। ये याद रखना, इनके खुद के डोमेन के अंदर की बात कर रहा हूँ, डोमेन सबका आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं x रेज टू पावर 2n मीन्स इवन पावर, x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6 एंड लाइक दैट, या इवन सर्ट्स, वो ऑड सर्ट्स पढ़ रहे थे हम लोग, मतलब यहाँ पे x पावर हाफ, x पावर 1/4 इस टाइप का, या मॉड x ले लो। इन सब का रेंज ना कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से इन्फिनिटी इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। अब डोमेन आप चेंज कर दोगे तब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका जो डोमेन खुद का होता है उसके अंदर अगर इसके रेंज की बात करोगे तो वो क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। अच्छा, 0 से इन्फिनिटी को एक और नाम देते हैं, क्या पता है तुमको, आर प्लस, ठीक है, आर प्लस यूनियन 0 भी कह देते हैं इसको, या इसको ये भी कहते हैं आर में से क्या हटा दो, आर माइनस हटा दो। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, और आर माइनस का मतलब होता है नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है यहाँ तक, ये आसान है, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप क्वेरी कर सकते हो, और इन सब का ग्राफ ना जरूर आप प्लॉट करने की कोशिश करो, ग्राफ के ऊपर जितना अच्छा कमांड, जितना अच्छा ग्राफ के ऊपर कमांड होगा ना, कैलकुलस उतनी बेहतरीन हो जाएगी आपकी। 1/x⁻²m। अच्छा, ये मैंने n और m जो भी लिखा है ना, जब भी मैं n और m लिखूंगा ना, ये भी इंटीजर लिखूंगा, ठीक है, तो ये आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन करते चलना, ठीक है, ये आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन करते चलना। मतलब ये हो गया, या अगर मैं बात करूं इसमें 1/ इवन सर्ड्स की भी बात करूं 2m x, इन सब का जो रेंज होता है वो कितना होता है, आर प्लस होता है। आर प्लस समझ में आता है ना, ओपन 0 से इन्फिनिटी को आर प्लस कहते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं 1/x⁻²m+1, या ऑड सर्ड्स की बात करूं 2m+1, ये तो इनका जो रेंज होता है वो होता है आर में से, इनका जो रेंज होता है वो होता है आर माइनस कितना, जी, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब आप लिखते जाना, ये सब मैं ना वैसे वर्बली में मेंशन कर देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, GIF है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, और ये करली ब्रैकेट x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन FPF। इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, क्लोज 0 से ओपन 1, क्लोज 0 से ओपन 1, ये आपको पता है। सिग्नम एक्स,
सिग्नम एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1, 0, 1, है ना। और एक नेक्स्ट, आपको याद होगा हमने जब AMGM की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो x+1/x के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी। ये पढ़ा था AMGM की प्रॉपर्टी में, इसमें पढ़ा था ना हमने कि x+1/x की जो वैल्यू होती है या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, ये कब होगा, वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0, या इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 होगा, ये कब होगा, वेन एवर एक्स इज लेस देन 0। और x+1/x की वैल्यू 2 कब होगी, वेन एवर एक्स इज 1। और x+1/x की वैल्यू -2 कब होगा, वेन एवर एक्स इक्वल्स टू -2। ये क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें ना आपको आनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको आती ही होगी। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ ना फोकस करने के लिए हमेशा कहूंगा, ग्राफ के ऊपर तो कमांड करो, ग्राफ, डोमेन, रेंज, इनके ऊपर कमांड करो, कैलकुलस में बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक, और इंटरेस्टिंग भी है ग्राफ बनाना। तो ये सारे रेंज तो थे जो आपको आते थे और इनको आप याद भी रखोगे। नेक्स्ट, मेथड्स टू फाइंड रेंज। मेथड्स टू फाइंड रेंज निकालने के कुछ मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मेथड नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, यूजिंग एलिमेंट्री यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। मीन्स कि नॉर्मली जो हम मैनिपुलेट करके रेंज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, इसकी थियोरी नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ये थियोरी याद भी नहीं रहेगा, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लेता हूँ आपसे, अगर मैंने आपसे कहा कि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 है, तो 2 साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको पता है ये -2 से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर मैं बोलूँगा साइन एक्स प्लस 2 का रेंज, तो आप कहोगे कि -1 में आप 2 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो -1 में 2 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, मैंने अगर मान लो कह दिया कि कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन -1 से 3 के बीच में है, तो अगर मैंने आपको कहा कि एक फंक्शन -1 से 3 के बीच में है, तो माइनस का 2y कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, तो माइनस का 2y की जो वैल्यू होगी वो -2 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो -6 से कहाँ के बीच में हो जाएगी, 2 के बीच में हो जाएगी। ये समझ में आता है अपने को, क्लियर है, -2y की वैल्यू -6 से 2 के बीच में हो जाएगी। ये सब आपको आता है, तो ये बेसिक मैनिपुलेशन है कि एक आपको आता है तो दूसरा आप उसके बेसिस पे कैसे निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन करके देखो, -2 साइन एक्स प्लस 3 का रेंज निकाल के देखो, कैसे निकालोगे बताओ। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से 1, ये पूरा का पूरा इनइक्वालिटी का खेल है जो अपन कर चुके हैं डिटेल में। माइनस का 2 साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स निकाल लिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से कहाँ तक हो जाएगा, 2। अभी इसके अंदर अपने को क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे तो ये 1 से कहाँ तक हो जाएगा। ये क्लियर है, ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो कि एक y है जो कि लाई कर रहा है 2 से 3 के बीच में, ठीक है ना। तो आपने देखा ना कि -y कहाँ से कहाँ, अच्छा इस y को ऐसे भी लिखते हैं, इसको ना नोटेशन, ये सब नोटेशन आप सीख चुके हैं, इसको सबको आता होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, y लाइज बिटवीन 2 to 3, ठीक है। y is greater than or equals to 2 and y is less than or equals to 3। क्या पढ़ेंगे, y is greater than or equals to 2 and y is less than or equals to 3। अभी क्या करना है अपने को कि अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि -y, तो आप -y में क्या करोगे, इनइक्वालिटी चेंज कर दोगे, तो 3 इधर आ जाएगा -3 बन के, और 2 उधर चला जाएगा, किस क्या बन के, -2 बन के। ये क्लियर ना यहाँ तक। अगर मैंने आपसे पूछ दिया 1/y, देखो 1/y भी करेंगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और सारा नंबर 1 अपॉन में चला जाएगा, तो 3 1/3 और 2 किस में आ जाएगा, 1/2
2 में आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर मैंने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया y बिलोंग्स टू -5 से -2, तो 1/y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी सोचो तो। हाँ, इनइक्वालिटी बस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, ये वाली चीज इधर आ जाएगी -12, और ये वाली चीज इधर आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, -1/5। क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा होगा। तो कर क्या रहे हो, ये बात समझ में आया आपको। ये रेसिप्रोकल ले रहे हो ना, तो कर क्या रहे हो। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, रेंज का मतलब क्या होता है कि इनपुट को मशीन के अंदर डालो और जो भी आउटपुट निकलेगा दैट विल बी योर रेंज। तो आप y आपको पता था, y आपको पता था 2 से 3 में, तो आपने 1/y किया, मतलब 2 से 3 में जितने भी नंबर थे ना, सबका आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल निकाला। तो सारे का रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 1/3 से लेके 1/2 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको मैंने कोई एक y दिया है जो कि -5 से -2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा ना, वो पूरा का पूरा रेसिप्रोकल इन्हीं के बीच में लाई करेगा। किन के बीच में, -1/2 से लेके -1/5 के बीच में ही लाई करेगा। ये समझ में आ गया। रेसिप्रोकल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि हर एक नंबर को उल्टा करो, हर एक नंबर को उल्टा करो, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपसे बोला कि y की वैल्यू अगर मान लो -2 से लेके 7 के बीच में है, तो 1/y की वैल्यू मैंने आपसे यहाँ पर पूछ दिया, तो 1/y की वैल्यू अब क्या कहोगे। अब जल्दीबाजी में सर ने बताया रेसिप्रोकल ले लेना चाहिए, कर लो रेसिप्रोकल। 1/7 से लेके -1/2, और ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो एक तो वैसे ही गलत हो गया, हमेशा ना स्मॉलर से लार्जर की तरफ होता है, और यहाँ भी वैसे गलत हो गया। हाँ, तो स्मॉलर से लार्जर की तरफ हमेशा इंटरवल लिखते हैं हम लोग, तो इसमें गलती क्यों हो गई। मैंने आपको बोला ना, रेसिप्रोकल का मतलब है कि इनके बीच के हर एक नंबर का रेसिप्रोकल लेना। अच्छा, जब रेसिप्रोकल ले रहे होगे ना, तो दिक्कत कब आएगी, दिक्कत आएगी जब 1/0, क्योंकि -2 से 7 के बीच में कभी जीरो आएगा, और 1/exact 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ना 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 ना, नॉट डिफाइंड। ये बताया था ना मैंने, 1/exact 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आपको क्या करना होगा, इस y को ब्रेक करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी आप 1/y करोगे तो 0 आपको डोमेन के अंदर नहीं लेना होगा। तो आपने कहा कि y को आपने ब्रेक किया -2 से 0 और 0 से 7 के अंदर, तो 1/y आपका इस रीजन के लिए क्या हो जाएगा। तो देखो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा ये 0 से बड़ा नंबर है या 0 से छोटा, 0 से ये क्या है, छोटा नंबर, 0 के जस्ट पहले का नंबर है, तो इसलिए इसको लिखते हैं 1/0 माइनस से लेके -1/2। रेसिप्रोकल कर दिया, यूनियन। इसका क्या हो जाएगा, 1/7 से 1/0 से क्या है, ये जस्ट बड़ा नंबर है, और ये कैसा रहेगा, ओपन। तो खुद सोचो, ये कितना हो जाएगा, 1/0 माइनस कितना होगा, -इन्फिनिटी से -हाफ, क्लोज, यूनियन 1/7 से कहाँ तक, प्लस का इन्फिनिटी। ये समझ में आता है ना अपने को, याद रखना। 1/0 प्लस 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। 1/0 माइनस 0 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, इक्वल्स टू नहीं, अप्रोचिंग, इक्वल्स टू नहीं होता है, अप्रोचिंग होता है। 1/exact 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, रेसिप्रोकल क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि इनके बीच में जीरो ट्रैप हो रहा था। और सर आपने तो बताया है रेसिप्रोकल का मतलब है कि उनके बीच में लाई करने वाले हर एक नंबर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उसी को तो रेसिप्रोकल कहते हैं, समझे। तो ये मेथड नंबर 1 के अंदर हम लोग देख रहे हैं सारी चीजें। कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उससे ना आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ ट्राई कर लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। आपको कुछ कुछ मैं ना रेंज दे रहा हूँ, कुछ कुछ एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन का मैं रेंज निकलवा रहा हूँ आपसे। 3x माइनस का 4, इसका रेंज निकालना है। तो इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि यार cos x का रेंज तो अपने को पता है, -1 से 1, है ना। और 3 cos x का रेंज जरा बताना, तो 3 cos x -3 से 3। अच्छा, और 3 cos x माइनस का 4 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -4 कर दो, -7 से -1। अभी क्या करना है, अपने को रेसिप्रोकल लेना है। 3 cos x, तो रेसिप्रोकल में दोनों तरफ पॉजिटिव हो और दोनों तरफ नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना हो जाएगा, -1/1 से लेके -1/7।
हाँ, फर्क कब पड़ता है, एक जगह पॉजिटिव हो एक जगह नेगेटिव हो, उस केस में अपने को क्या करना होता है, जीरो के अबाउट ब्रेक करना होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले एग्जाम्पल में सीख चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है ना। सिंपल मतलब होता है रेसिप्रोकल का कि आपको हर एक नंबर को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। y इक्वल्स टू 1/3 cos x माइनस का 2। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 3 cos x की वैल्यू विल लाई बिटवीन -3 से कहाँ तक, 3 के बीच में। तो 3 cos x -2 विल लाई बिटवीन -5 से लेके 1 के बीच में। अभी यहाँ पर 1 अपॉन करने जाओगे तो दिक्कत है, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो बीच में जीरो भी ट्रैप हुआ होगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, -5 से जीरो ओपन यूनियन जीरो से 1। ठीक है। तो अब क्या कहोगे, दिस विल बिलोंग्स टू देखो 1/0 माइनस से लेके कहाँ तक चला जाएगा, -1/5। ये क्लोज है तो क्लोज, ये ओपन है तो ओपन। और ये कितना हो जाएगा, ये क्लोज है शायद, 0 से 1, ये क्लोज है। 1/1 से लेके 1/0 प्लस, और ये ओपन में। तो ये कितना हो गया बोलो तो, -∞ से लेके -1/5 यूनियन 1 से प्लस का इंफिनिटी। ये क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये अच्छे से याद रखोगे तो अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़े अपन। अच्छा, एक नेक्स्ट, मैंने कहा कि अगर y मेरे पास 2 से 5 है, तो वाई स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है। आपने कहा कि y मेरे पास 2 से 5 है, तो 1/y करने का मतलब है कि 2 से 5 के बीच के हर एक नंबर का आप क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल ले रहे थे। तो वाई स्क्वायर करने का मतलब ही क्या है कि आपने क्या किया, हर एक नंबर को स्क्वायर कर दिया। तो 2 से 5 के बीच में हर एक नंबर को स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 25। तो दैट विल बी योर आंसर। क्लियर ना, सिंपल सोचो। अच्छा, मैंने कहा कि y की वैल्यू आपकी, अगर मैं बोलूं कि -2 से -5 है, -2 से -5 है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर इनके बीच में ना हर एक नंबर को स्क्वायर करेंगे तो सबसे जो छोटा नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4, और सबसे जो बड़ा आएगा वो क्या आएगा, 25। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा कि एक और क्वेश्चन का आप आंसर दो, और उतना ही जल्दी दो जितना जल्दी आपने ऊपर के 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है। मैंने कहा -2 से अगर 5 है कोई नंबर, तो आप अगर मुझे बताओ वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वो वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आप कहोगे सर हर एक नंबर को स्क्वायर करो, और हर एक नंबर को स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनके बीच के हर एक नंबर को स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा नंबर तो जीरो आएगा ना, क्योंकि बीच में किसी ना किसी दिन तो जीरो जरूर आएगा, और सबसे बड़ा नंबर कितना आएगा, 25। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए आंख बंद करके स्क्वायर मत करने लगना, थोड़ा आराम से रुक के अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में इसलिए करा रहा हूँ ना, क्योंकि इन्हीं को मिला के टफ क्वेश्चन बनेगा। तो अपन बाद में कर चल के ना, जैसे डोमेन के अंदर 25-26 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, वैसे ही रेंज के अंदर भी खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में डोमेन, रेंज और ग्राफ, ये 3 चीज बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। चलो वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होनी चाहिए, कितना होना चाहिए। कोई कहेगा सर ये बीच में जीरो ट्रैप हो रहा है ना, तो ये 0 से 9 लिख दो, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने वही लिखा है। नहीं, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू चलो मिनिमम तो 0 है, लेकिन मैक्सिमम तो यहाँ 49 भी तो हो जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। तो इसका थियरी नहीं लिखेंगे, ये आप समझ गए होंगे कि सिंपल मतलब होता है वाई दिया है, वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अच्छा, वाई क्यूब अगर मैं पूछता इसका, वाई क्यूब कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे मिनिमम क्या हो जाता, 7 का क्यूब, यही ना। 7 का क्यूब हो जाता कितना होता है, -343 से लेके कितना हो जाता, और मैक्सिमम कितना होता बोलो तो, मैक्सिमम हो जाता 27, है कि नहीं। देख लो यहाँ तक, यहाँ तक देखो, यहाँ तक कुछ भी अगर डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं ट्राई करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की।
क्लियर है? तो आपको जब भी कोई भी पावर पूछे ना तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बस याद रखना कि इवन पावर जब भी होगा वाई स्क्वायर वाई पावर 4, तो इवन पावर के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं आती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछ लो, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। चलो, 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3, इसका रेंज बताओ। तो आपने कहा कि सर cos x की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 से 1, तो cos स्क्वायर एक्स विल लाई बिटवीन 0 से 1, बिल्कुल सही। तो 5 cos स्क्वायर एक्स विल लाई बिटवीन 0 to 5, एंड 5 cos स्क्वायर एक्स -3 विल लाई बिटवीन -3 से 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ये अपने पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देख लो एक बार। आगे बढ़ूं फिर नेक्स्ट। तो अगर मान लो कुछ भी अगर करना हो तो हर एक नंबर के साथ हम लोग वो वाली चीज परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। जैसे इसका रेंज बताओ तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, ये करली एक्स क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट, इसका रेंज बताओ। तो आप कहोगे फ्रैक्शनल पार्ट विल लाई बिटवीन क्लोज 0 से ओपन 1, तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स विल लाई बिटवीन क्लोज 0 से ओपन 2। अच्छा, तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एक्स प्लस 3 विल लाई बिटवीन क्लोज, बोलो बोलो, क्लोज 3 से ओपन 5। अभी क्या लेने का है अपने को? अंडर रूट। अब अंडर रूट लेने का सर तरीका तो यही होता है कि इनके बीच के हर एक नंबर का अंडर रूट ले लो। तो हर एक नंबर का अंडर रूट लोगे, देखो जैसे रेसिप्रोकल की स्क्वायर की वैसे ही अंडर रूट होता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, रूट 3 से रूट 5। रूट 3 से कितना हो जाएगा? रूट 5। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू कितना, -2 से 5, तो रूट y बिलोंग्स टू, बोलो बोलो, तो रूट y की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? रूट 5। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का तो रूट ले नहीं पाएंगे अपन, तो मिनिमम क्या ले सकते हैं? 0। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि क्यूब रूट ऑफ वाई, क्यूब रूट ऑफ वाई, तो आप कहोगे सर क्यूब रूट ऑफ वाई के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ वाई क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ वाई हो जाएगा -2 पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट नेगेटिव तो हो ही सकता है, 5 पावर 1/3। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये आप कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी एक प्रिकॉशन लिख रहा हूँ कि अभी तक जो हमने सीखा है उसके अंदर आपने एक चीज जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ना सिंगल वेरिएबल होता था, एक ही वेरिएबल होता था, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होता था। तो हम उस वेरिएबल के रेंज को निकाल लेते थे और बाकी मल्टीप्लीकेशन या एडिशन कांस्टेंट से होता था तो मैनिपुलेट करके और आगे बढ़ जाते थे। तो या प्रिकॉशन से ज्यादा अच्छा ना नोट लिख लेते हैं, क्योंकि ये नोट हो जाएगा अपने पास। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है कि, अच्छा वैसे ये याद भी नहीं रहेगा फिर भी लिख देता हूं मैं। above मेथड, above मेथड जो अपन ने अभी पढ़ा है, above मेथड कैन बी अप्लाइड, above method can be applied if all variable terms, if all variable terms can be reduced, can be reduced into a single variable form or expression, or expression contain, or expression contain variable only at वन प्लेस। क्योंकि यहाँ देखो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें क्या कर रहे थे आप, एक वेरिएबल था सिर्फ फ्रैक्शन एक्स, उसके बारे में बात कर ले रहे थे और उसके हिसाब से आगे बढ़ जा रहे थे।
सिर्फ cos स्क्वायर एक्स एक सिंगल वेरिएबल था, उसके बारे में आप बात कर रहे थे, बाकी तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े, जो भी मेथड्स पढ़े, उसके अंदर सिंगल वेरिएबल टर्म होना चाहिए, तभी जाके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस वेरिएबल के बारे में मुझे आइडिया है और उसके हिसाब से हम आगे के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos एक्स प्लस 6, इसका रेंज निकाला। अगर मैं इसका रेंज निकालूं, तो अब इसका रेंज ना ऊपर वाले तरीके से नहीं निकाल सकते कि cos x लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, तो 4 cos x लाइज बिटवीन दिस एंड दिस करके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? दो, एक cos स्क्वायर एक्स और एक cos x, दो अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं। तो इस सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन तो नहीं है कि एक वेरिएबल को हम क्या करें कि वेरी कर देंगे और उसके हिसाब से कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई जो भी है उसके हिसाब से हम लोग आगे आंसर निकाल लेंगे। तो इसको करने का जो तरीका होगा वो क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया ना cos x माइनस 2, और कांस्टेंट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो, क्या ही फर्क पड़ता है उन सब चीजों से। तो cos x विल लाई बिटवीन -1 से 1। तो cos x माइनस 2 विल लाई बिटवीन, जल्दी बताओ, -3 से -1, -3 से -1। तो अब खुद सोचो ना कि इसका स्क्वायर कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। इसका स्क्वायर लाई करेगा 1 से 9 के बीच में, है ना। अभी आपको निकालना क्या है, इसका स्क्वायर में 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 से 11। ये आपका फाइनल आंसर। तो आपने क्या किया कि दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरीके अपन पढ़ेंगे रेंज निकालने के, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, कोई फिक्स मेथड नहीं है रेंज निकालने का, बहुत अलग अलग तरीका है। वो प्रैक्टिस के साथ साथ आप खुद ही समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज तो हमेशा याद रखना, बिना डोमेन के रेंज कभी मत निकालना। रेंज निकालने के लिए आपको डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा, और डोमेन या तो क्वेश्चन देगा या आपको खुद निकालना होगा, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। क्वेश्चन देगा तो आप मत निकालो, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं दिया है तो आप जरूर निकालो। ठीक है, 2 ln x माइनस 7 के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, तो मैंने कहा कि यार ln x, अच्छा यहाँ क्वेश्चन ने डोमेन नहीं दिया है तो मैं पूरा डोमेन लेके चलूंगा। पूरे डोमेन में ln x यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करता है, तो 2 ln x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से इन्फिनिटी लाई करेगा। तो 2 ln x माइनस ऑफ 7 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा बताओ, -7 से इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी में से 7 हटाओगे फिर भी तो क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी ही रहने वाला है ना, कोई फर्क इसको पड़ेगा नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 1। अब इसके अंदर देखो, ऊपर भी वेरी कर रहा है, नीचे भी वेरी कर रहा है, चीजें वेरी कर रही है ना। अच्छा, इससे पहले ना एक काम करते हैं, इसका ना छोटा वर्जन लेते हैं। छोटा वर्जन क्या, इसको 1 अपॉन कर दिया। तो मैंने कहा कि इसमें डोमेन अगर निकालो तो डोमेन के लिए तो इसमें x बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं होगा, x² प्लस 1 तो कभी भी जीरो नहीं होगा, डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा। अब डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा तो x² की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। तो x² प्लस 1 की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 1 से इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन x² प्लस 1 कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी ओपन से लेके 1 अपॉन 1 क्लोज। अच्छा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 प्लस विच इज 0 से 1। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1 अपॉन 0 प्लस क्या होता है, 1 अपॉन 0 प्लस अगर इन्फिनिटी होता है प्लस इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन प्लस इन्फिनिटी भी तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस। सिमिलरली 1 अपॉन 0 माइनस अगर माइनस इन्फिनिटी होता है तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को करते हैं अपन। y इक्वल्स टू 2x² प्लस का 3 अपॉन x² प्लस का 1। मैंने कहा तो क्या करेंगे ना, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको ना लिख देंगे ऐसे, x² प्लस 1 के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x² प्लस 1। तो और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 2 टाइम्स x² प्लस का 1 प्लस का 1। तो देखो ना कितना हो गया, ऊपर आ गया 2x² प्लस 3 और नीचे क्या हो गया x² प्लस 1।
अभी अलग अलग कर देंगे। अच्छा, अलग अलग करने में एक्स स्क्वायर प्लस वन को कट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन तो जीरो हो ही नहीं रहा है, और कोई चीज जीरो नहीं होता तो उसको काट सकते हैं। कांस्टेंट से फर्क पड़ता नहीं है, वो तो बाद में मैनिपुलेट कर लेंगे। और इसका रेंज हमने निकाल रखा है, इसका रेंज कितना था अपने पास? इसका रेंज था 0 से 1, ये तो निकाल रखा है हमने 0 से 1। अभी इसका रेंज निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 से 3। तो ये आपने देखा कि जितने भी रेंज अपन निकाल रहे हैं ना, वो सारे रेंज के अंदर हम क्या फोकस करके चल रहे हैं कि वेरिएबल कितने होने चाहिए? एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होगा तभी जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मुझे रेंज निकालना है cos स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स प्लस का 7। अभी इसका अगर रेंज निकालना है तो इसका रेंज कैसे निकालोगे आप खुद सोचो। इसका रेंज निकालने के लिए आपने कहा यहाँ एक वेरिएबल साइन है और यहाँ एक वेरिएबल क्या है? कॉस है। तो आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 4 साइन एक्स प्लस का 7। तो ये कितना हो गया? माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स प्लस का कितना हो गया? 8। अभी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया? +4 और -4 कर दिया और इधर +8 लिख दिया। तो नीचे क्या बन जाएगा? अंदर साइन एक्स +2 का होल स्क्वायर, है ना? और -4 +4 क्या हो जाएगा? प्लस का 4 प्लस का 8 इज प्लस का 12। अभी ये सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया, तो मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ आपसे साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। और साइन एक्स +2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? फिर साइन एक्स +2 की वैल्यू हो जाएगी 1 से 3। तो साइन एक्स +2 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? खुद सोचो। साइन एक्स +2 का होल स्क्वायर विल लाई बिटवीन 1 से 9, है ना? तो अगर मैंने माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -9 से -1, ठीक है? और माइनस ऑफ साइन एक्स +2 होल स्क्वायर +12 प्लस का 12 कर दिया तो कितना हो गया? 3 से 11। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो देखो याद रखना इसके अंदर क्या कि सिंगल वेरिएबल में अगर कन्वर्ट कर सको तो क्या होता है ना, अच्छा सिर्फ सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने से नहीं होता है। अब जिस वेरिएबल में आपने कन्वर्ट किया है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब उसके रेंज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके रेंज के बारे में आइडिया है तो आप आगे के सारे चीज को मैनिपुलेट करके सिंगल चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, एक जो प्रिकॉशन अपने को यहाँ पर लेनी चाहिए, प्रिकॉशन यहीं पर फिर से नोट ले लेते हैं, एक और नोट में लिखवा देता हूं। हाँ, फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, वी कैन नॉट टेक यूनियन और intersection of range of fx and gx unlike जैसे डोमेन के अंदर अगर fx और gx का रेंज डोमेन पता होता था तो fx प्लस gx या fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx डिवाइडेड बाई gx का डोमेन निकालते थे दोनों का इंटरसेक्शन लेके। लेकिन रेंज के अंदर कभी भी ऐसी चीज नहीं करते हैं हम लोग, ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। रेंज के अंदर हम लोग बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं करते हैं, ठीक है? तो आज हमने जो मेथड नंबर 1 पढ़ा है, हम लोग बस मेथड नंबर 1 के ऊपर ही आज अपना पूरा का पूरा लेक्चर फोकस करेंगे। और आपका जो काम होगा वो ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में मेथड नंबर 2, 3, 4 ये सब पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं। अब आपका काम क्या होगा, आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क फिर से वही रहेगा कि आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो। और दूसरा कि जितने भी ग्राफ्स आप कर सकते हो कवर, जो हमने क्लास 11th के अंदर पढ़े हैं, वो पूरा का पूरा ग्राफ कवर करो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे से देखो। और थोड़ा बहुत आइडिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो आपको फिजिक्स के अंदर क्लास 11th के अंदर दिया जाता है, मैक्सिमा मिनिमा या फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो आइडिया आप लेके आओगे। ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ, लॉगरिथमिक का ग्राफ,
ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्मा मैक्स, इन सब का ग्राफ के ऊपर कमांड होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, काफी सारे क्वेरीज आए हैं जिसके लोगों ने मुझे कहा है, बच्चों ने मुझे कहा है कि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे ग्राफ के बारे में आपके साथ पूरा डिटेल में उन सारे ग्राफ्स को कवर करूं जितना हो सकता है। तो आप बस एक बेसिक आइडिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा का ले लेना। और एक और चीज आप क्या करना, क्वाड्रेटिक के अंदर हमने जो अलग अलग तरीके के ग्राफ्स पढ़े थे, वन अपॉन लीनियर, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इन सबको एक बार आप रिवाइज करके आओगे। और क्वाड्रेटिक के अंदर हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ग्राफ बनाना जो सीखा था, उन सबको आप एक बार रिवाइज करके आओगे। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से और डिटेल के अंदर देखेंगे, तो बहुत सारा टाइम लेंगे इन सब के ऊपर, रेंज के ऊपर, और फिर बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पे अपन क्लास एंड करते हैं। होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप मेहनत करो, कोशिश करो, और सारे क्वेश्चंस को फिर से दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना घर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। चलो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।